जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वही लिखेगा। ऐसा तो नहीं भीमराव अम्बेडकर लिख देंगे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू माना गया। लेकिन वो ठहरे बिहारी आदमी तत्काल में फैसला नहीं लेता है। संविधान के आखिरी पेज पर मेरा नाम, मेरे गुरु और मेरे दादा का नाम था। अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे संविधान सभा गठन हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की अनुसूचियां क्या थी, भाग क्या थे, इससे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं क्या पढ़ाया था उसको मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। हमने ये बताया था कि संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी। पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, ठीक है। हाँ, प्रश्न ये भी आते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे, तो 2 उपाध्यक्ष हम बताए थे आपको। एक बताए थे आपके एच.सी. मुखर्जी और एक बताए थे वी.टी. कृष्णामाचारी। अच्छा, वी.टी. कृष्णामाचारी और एक व्यक्ति और होंगे टी.टी. कृष्णामाचारी। तो टी.टी. कृष्णामाचारी जो व्यक्ति होंगे वो प्रारूप समिति के सदस्य होंगे। जो वी.टी. कृष्णामाचारी है वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। वी.टी. कृष्णामाचारी का पूरा नाम था वेंगल थिरु वेंकटाचारी कृष्णामाचारी, ये उनका पूरा नाम था, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इसी से मिलता हुआ एक और डेट है, वो डेट है आपका 22 जुलाई 1947। मैं आप लिख देता हूं, एक है आपका 22 जनवरी 1947 और एक है आपका 22 जुलाई 1947। एक और डेट है, मैं काफी डेट में लिख देता हूं, 29 अगस्त 1947। समझ आया? तो देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया, ठीक है। लेकिन प्रस्तुत कब हुआ था ये उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार पूछेगा। राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार थे आपके, वास्तुकार मतलब डिजाइन जो तैयार किए थे वो किए थे पिंगली वेंकैया, है ना। पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का और डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। 29 अगस्त को क्या हुआ था? 29 अगस्त को हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी क्या हुआ था? गठन हुआ था, यानी कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन, ठीक है। और भी डेट आपको याद रखना है। एक डेट आएगा आपका 24 जनवरी 1950। एक डेट आएगा आपका 25 जनवरी 1950। एक आएगा 26 जनवरी 1950। एक आएगा 28 जनवरी 1950। लगातार डेट है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो देखो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम किया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय गीत आप लोग सब लोग जानते हैं, वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम एक ही व्यक्ति का। तो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रीय गान आप सभी लोग जानते हैं, जनगण मन है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब हुआ था 24 जनवरी 1950 को।
सबसे इंपॉर्टेंट 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग, अरे भाई निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। निर्वाचन आयोग का प्रावधान आपका किया गया अनुच्छेद 324 में, ठीक ना। भाग 15 में निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 324 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया और 25 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तभी तो 1951 में क्या हुआ था, आपका लोकसभा का पहली चुनाव हुआ था। जब निर्वाचन आयोग का स्थापित हो जाएगा तभी तो चुनाव कराएगा। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को मैं एससी से लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहिए या राष्ट्रीयकरण कहिए, ठीक ना, राष्ट्रीयकरण। क्योंकि जो फेडरल कोर्ट था, जो संघीय न्यायालय था, उसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 28 जनवरी 1950 को। फेडरल कोर्ट को ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो अभी वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, वो अंग्रेजों के समय में यानी 1950 से पहले वो फेडरल कोर्ट हुआ करता था, उसे संघीय न्यायालय कहते थे। उसके फैसले को भी आप चैलेंज कर सकते थे। लेकिन आज का जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई वो फैसला देता है, उसके फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी न्यायालय, क्योंकि भारत का सबसे टॉप का कोर्ट कौन सा, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अंग्रेजों के समय में हमारा फेडरल कोर्ट, जो अब वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, उसमें फेडरल कोर्ट कहलाता था। तो उस फेडरल कोर्ट को आप चैलेंज करते थे लंदन के प्रीवी काउंसिल में। लंदन के कोर्ट को प्रीवी काउंसिल कहा जाता था, ठीक है ना। तो लंदन के प्रीवी काउंसिल में आप क्या करते थे, अपील करते थे। तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं था। लेकिन जैसे देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो 28 जनवरी 1950 उसी संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समझ आया? तो ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको उस पहले वाले क्लास में आपको नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे। ये तो रहा डेट से संबंधित बात है, आपको डेट याद रखने। दूसरा बात यह है कि हम जब आपको संविधान सभा की सीटें बताए थे, तो वो सीटें थी स्वतंत्रता के पहले की। समझ आ रहा है? देश के विभाजन की पहले कितनी सीटें थी, 389। लेकिन देश के विभाजन के बाद, क्योंकि हम जानते हैं एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, तो सीटें कम हो गई। तो आप ध्यान रखेंगे, देश विभाजन से पहले संविधान सभा की कुल सीटें, देश विभाजन से पहले संविधान सभा की सीटें, मतलब ये 15, मतलब हम ये कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक ना। आप कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले संविधान सभा की सीटें क्या थी। दूसरा, 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की सीटें कितनी रह गई, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देश विभाजन से पहले संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, मैं आपको बताया था 389, ठीक है। जिसमें से आप जानते हैं 296 सीटें जो थी वो थी निर्वाचित, क्या थे, निर्वाचित, ठीक है। और 93 जो सीटें थी, 93 सीटें वो थी मनोनीत, क्या थी, मनोनीत, मतलब इस पे चुनाव नहीं हुआ था, इस पे राजा रजवाड़े आए थे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये तो देश के विभाजन के पहले की बात थी। जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो उस समय सीटें जो थी 389 से कम हो गई। तो कितनी सीटें रह गई देश विभाजन के बाद संविधान सभा कुल कितनी सीटें, 299। अब 299 में 229 जो सीटें थी वो थी निर्वाचित, क्या थी, निर्वाचित, ठीक है। और आपका 70 जो सीटें थी वो थी मनोनीत, देशी रियासतों के लिए। तो बाबू ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले संविधान सभा की कुल कितने सीटें थी? 389। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की कुल कितने सीटें रह गई थी? 299। अच्छा, उसके 299 में अगर देखा जाए तो 229 जो सीटें थी वो थे आपके निर्वाचित, ठीक है, और 70 जो सीटें थी वो थे आपके मनोनीत, ठीक है। ये सब तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, संविधान सभा जो था उसका अगर देखा जाए तो 3 वाचन हुए थे, ठीक है ना। संविधान सभा को लेकर के, मतलब संविधान लिखने को लेकर के 3 वाचन हुए थे। अंतिम वाचन हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था, ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कुछ दिन लागू नहीं हुआ था, हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। क्योंकि 26 नवंबर 1949 के जो संविधान आया था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। तो 395 अनुच्छेदों में से मात्र 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू माना गया, ठीक ना, क्योंकि जब तैयार हो गया तो उसी समय 15 अनुच्छेद तत्काल में लागू कर दिए गए। लेकिन पूर्ण रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां पूर्ण रूप से कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का आखिरी वाचन हुआ था। वाचन और बैठक में अंतर है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि प्रारूप समिति के अंतर्गत बहुत सारी समितियां काम कर रही थी, तो वो जितनी भी समितियां होती थी अपना अपना रिपोर्ट प्रारूप समिति को देती थी, और प्रारूप समिति संविधान सभा में खड़ा होकर के डिबेट कराता था कि कौन कौन सा आर्टिकल शामिल होना चाहिए, कौन कौन सा आर्टिकल शामिल नहीं होना चाहिए। तो डिबेट को कहा गया है वाचन। वाचन मतलब क्या? जिरा होता था, वाद विवाद होता था, सब लोग उस आर्टिकल को लेकर के क्या होता था, मतलब कि वाद विवाद होता था। सब लोग उसके पक्ष में अपना बात रखते थे, कुछ लोग विपक्ष में बात रखते थे। तो कोशिश ये किया जाता था कि सर्वमान्यत करके, माने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग से इस अनुसूची या मतलब इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसके पक्ष में आते थे तो उसको बैठक में क्या किया जाता, लिख दिया जाता था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आखिरी वाचन हुआ था, यानी कि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और इसी दिन भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट पेश किया था। फाइनल ड्राफ्ट क्या किया था? पेश किया था। उस फाइनल ड्राफ्ट का नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में मैं लिख रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन settled by the assembly be passed। इसी के नाम से ये फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किए थे, और इस दिन हमारा संविधान बनके क्या हुआ? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब संविधान बनके तैयार हो गया। और जब संविधान बनके तैयार हो गया तो उस समय संविधान में, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान की दृष्टि से बात करें तो आज डेट कौन सा है आपका? 5 मार्च मान लो, 4 मार्च मान लीजिए, या 2023 के आंकड़ा के अनुसार हम बता देते हैं, ठीक है ना, 2023 के आंकड़ा के अनुसार, यानी कि वर्तमान दृष्टि में वैसे लिख देता हूं, वर्तमान 2023 तक। तो 26 नवंबर 1949 का जो संविधान आया था, जो बन करके संविधान आया था, उसमें कुल कितने आर्टिकल थे? उसमें कुल आर्टिकल थे 395, ठीक है। अच्छा, अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी आपकी 8।
8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे? भाग थे आपके 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान देंगे, मूल रूप से अगर देखा जाए ना, मूल रूप से तो अभी भी 395 ही आर्टिकल है। लेकिन गणना की दृष्टि से, गणना गिनती की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से 470 प्लस आर्टिकल है। समझ रहे हो ना? अब मूल रूप से क्या होता है और गणना क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 395 आर्टिकल आज भी हैं, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल नए नए जोड़े गए हैं संशोधन के अनुसार। ठीक ना? बहुत नए नए आर्टिकल, जैसे कि 51 का ये जोड़ दिया गया, तो किसका पार्ट है? 51 का ही तो पार्ट है। बहुत सारे आर्टिकल जैसे कि आप देखेंगे कि 21 का ए जोड़ दिया गया है, 2 का ए जोड़ दिया गया है। तो अगर ऐसे देखेंगे 2 का ए, तो ऐसे गिनेंगे ना तो 470 आ जाएंगे। लेकिन मूल रूप से देखेंगे 2 का ए किसका पार्ट है? आर्टिकल 2 का ही तो पार्ट है। आर्टिकल 51 का ए किसका पार्ट? आर्टिकल 51 का ही तो पार्ट है। आर्टिकल 243 में 16 आर्टिकल जोड़े गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के। 243 का ए, 243 का बी, 243 का टी, मतलब सी डी ए बी सी डी ऐसे करके 16 आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो अगर देखा जाए तो सब भी 243 का ही पार्ट है, 243 का ही पार्ट है। यानी कि अगर मूल रूप से देखा जाएगा, मूल रूप से देखा जाएगा तो 395, लेकिन अगर गिनना चालू करेंगे तो 470 होंगे। ठीक है ना? अनुसूचियां देखेंगे तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां हो गई हैं 12। अनुसूचियां हो गई हैं 12। और वर्तमान में भाग कितने हैं? तो ये भी बहुत गजब की बात है। मूल रूप से भाग देखा जाएगा तो 22 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने हो गए? 25। क्योंकि हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन कर करके एक भाग जोड़ा गया है 4 का ए, भाग 4 का ए, लेकिन किसका पार्ट है? 4 का ही तो पार्ट है। ठीक है? और 2 भाग और जोड़े गए, 9 का ए, 9 का बी, ठीक ना, पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के। तो 3 भाग बढ़ गए हैं, लेकिन 9 का ए, 9 का बी किसका पार्ट है? भाग 9 का ही तो पार्ट है। तो मूल रूप से देखा जाए तो 22, लेकिन गिनती की दृष्टि से देखेंगे तो 25। तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है? अब प्रश्न यह है कि संविधान को लिखा जाएगा कि टाइपिंग किया जाएगा? संविधान को हाथ से लिखा जाएगा, कैलीग्राफी किया जाएगा कि टाइपिंग किया जाएगा? तो इस पे संविधान सभा को लेकर के बहुत सारा क्या हुआ था, वोटिंग हुआ। और जब वोटिंग हुआ ना तो अधिकतर लोगों ने हस्तलिखित यानी कि कैलियोग्राफी को लेकर के अपना मत दिया। ठीक है? यानी कि अब ये तय हो गया कि संविधान को हाथ से ही लिखा जाएगा, टाइपराइटर से टाइप नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न ये था सबसे बड़ा कि संविधान को लिखेगा कौन? भाई एक बात बताओ, देश का संविधान लिखा जा रहा है, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वही लिखेगा। ऐसा तो नहीं भीमराव अम्बेडकर लिख देंगे। ठीक है? तो बात यह हुआ कि देखिए, तो लिखेगा कौन? तो बिहार के एक व्यक्ति थे मधुबनी के, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक्चुअल में उनका नाम केवल प्रेम था, ये मधुबनी जिला के रहने वाले थे। ठीक ना? वो बंगाल के शांति निकेतन स्कूल में पढ़ते थे। और वही शांति निकेतन स्कूल की हम बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। तो फेमस व्यक्ति का फेमस स्कूल है। और उनकी जो राइटिंग थी बहुत सुंदर थी। कर्सिव लेटर में बहुत ऐसे नहीं होता है, कर्सिव लेटर में ऐसे ऐसे लिखते थे। ठीक है? इटैलिक क्या कहते हैं उसे, शैली कहते, इटैलिक श्रेणी, मैंने खूब ऐसे ऐसे मिला मिला लिखते थे। तो उनको बुलाया गया दिल्ली, और दिल्ली बुलाया गया तो सबके सामने उनको प्रस्तुत किया गया। ठीक है? यानी कि संविधान सभा के लोग सामने उपस्थित कराया गया। जवाहरलाल नेहरू उनसे बोले कि आपको भारत का संविधान लिखना है, क्या चार्ज लेंगे? अब देखेंगे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो कहता कि हाँ हमको दिल्ली में 300 बीघा जमीन चाहिए, हम कितना पैसा चाहिए, मतलब बहुत सारे डिमांड करता। लेकिन वो ठारे बिहारी आदमी तत्काल में फैसला नहीं लेता है, बहुत सोच समझ के फैसला लेता है। समझा रहे ना? अगर उसके सामने देवता भी आ जाएंगे ना, कहेंगे बताओ तुमको क्या चाहिए, तभी नहीं कहेगा ना 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 पूरा हमको हाई चाहिए हाउ चाहिए, ना ना, ऐसा नहीं है। वो पहले सोचेगा कि क्या मांगे। ठीक है ना? तो उनसे कहा गया कि आप भारत का संविधान लिखिए और आप क्या चार्ज लेंगे आप हमको बताइए। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, शॉर्ट में मैं उनको प्रेम बोल रहा हूं, ठीक ना, जो प्रेम जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन के सोचने का मोहलत दिया जाए, मैं एक दिन बाद आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए।
अब उनको एक दिन का लीव दिया गया। अब गए सोचने चालू किए। अगले दिन जब उपस्थित हुए ना, तो बताया कि मुझे संविधान सभा के लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए। संविधान के जितने भी पेज होंगे उस पर मेरा नाम होना चाहिए, और संविधान के आखिरी पेज पर मेरा नाम, मेरे गुरु और मेरे दादा का नाम होना चाहिए। बताइए कितना गजब चीज मांग लिए ना। पैसा मांगते तो पैसा खत्म हो जाता है, मतलब पैसा हमेशा तो रहेगा नहीं, खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, कहा कि संविधान के प्रत्येक पेज पे मेरा नाम होना चाहिए और संविधान के आखिरी पेज पे मेरे गुरु और मेरे दादा का नाम होना चाहिए। इसलिए आप संविधान का जो भी आप पेज देखेंगे, आप खोलेंगे तो ऐसे लिखा गया और किनारवा किनारवा फूल पत्ती बनाया गया, और यहाँ पर लिखा है प्रेम, अंग्रेजी में PREM। और संविधान के सबसे आखिरी पेज पे पूरा नाम लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। समझ आएगा नहीं? तो आप ध्यान देंगे तो संविधान को हस्तलिखित को लेकर के मत पड़ा था, तो संविधान को हाथ से लिखा गया, यानी कि भारतीय संविधान क्या था? भारतीय संविधान हस्तलिखित है, हस्तलिखित संविधान है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान सबसे पहले किस भाषा में आया? तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में आया था, हिंदी भाषा में बाद आया। तो भारतीय संविधान यानी कि देखा जाए तो संविधान पहले अंग्रेजी भाषा में आया, इंग्लिश लैंग्वेज में आया। ठीक है, तीसरा बात करें कि संविधान को हाथ से किसने लिखा है? तो हस्तलिखित को, यानी कि संविधान को हाथ से लिखा किसने लिखा? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण, ठीक ना, रायजादा, नारायण होता है, ठीक है, नारायण रायजादा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो अंग्रेजी में लिखे हैं। किस लैंग्वेज में लिखे हैं? इंग्लिश में। लेकिन प्रश्न ये आता है तो हिंदी में किसने लिखा है? तो हिंदी में लिखे हैं आपके बसंत कृष्ण वैद। कौन लिखे हैं? बसंत कृष्ण वैद। ये हिंदी में लिखे हैं। किसमें लिखा है? हिंदी में। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न ये भी आता है कि संविधान का आप जब देखे होंगे ना, अगर आप मैं ऐसे बनाऊं संविधान का एक प्रतिलिपि बनाऊं, तो किनारे किनारे ऐसे खूब अच्छा साड़ी का किनारा बनाया गया। साड़ी का किनारा नहीं कर सकता हूं, आलेखन बनाया गया। ये जो क्या है, किनारे किनारे क्या बनाया गया? आलेखन बनाया गया। आलेखन यानी कि सजावट कह सकते हैं, सजावट या कलाकृतियां, ठीक ना। तो संविधान के जो किनारे किनारे जो कलाकृतियां की गई हैं, वो भी किसने किया? वो भी बिहारी ही आदमी था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। क्या नाम था? राम मनोहर सिन्हा। एक और व्यक्ति थे, नंदलाल बोस। इन दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया था? संविधान पे कलाकृतियां बनाई थी। ये कुछ बेसिक से आपके प्रश्न बनते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ? तो संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक प्रश्न ये भी आता है कितना खर्च हुआ, पैसा कितना लगा? 63,729 रुपए। कितने? 729 रुपए। ठीक है, संविधान कितने पेज में है? 251 पेज में है। समझ आया ना? तो ये संविधान को लेकर के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, इतना जान गए। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? सर BN राव को। किसे बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार
संवैधानिक सलाहकार, मतलब संविधान को लेकर के सलाह किससे लेंगे? संवैधानिक सलाहकार किससे बनाया गया था? सलाहकार सर बी एन राव को बनाया गया, सर बी एन राव। सर बी एन राव के बारे में एक बात कही जाती है, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। ये आईसीएस रैंक के अधिकारी थे, क्योंकि ये एक देश का संविधान बना चुके थे। बर्मा का संविधान बनाए थे ये, बर्मा जो आप देश देख रहे हैं, उनका संविधान किसने बनाया था? सर बी एन राव ने। इन्होंने क्या किया था? भारत को लेकर के एक छोटा सा संविधान का प्रारूप बनाया था, और उसी प्रारूप पे चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इनके बनाए गए, उसमें लगभग देखा जाए तो 248 प्लस आर्टिकल इन्होंने बनाया था भारत के संविधान को लेकर के। तो इनके संविधान पे भी चर्चा करने के लिए, माने इनके भी जो संविधान था उस पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का, मतलब प्रारूप समिति के अंदर ही रखा गया था कि इन्होंने जो भी नियम बनाया है उसमें से अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम उसको ले सकते हैं। तो संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? सर बी एन राव को। इन्होंने संविधान सभा में जितना भी अपना काम किया ना, उसका एक पैसा भी चार्ज नहीं किए थे, एक पैसा चार्ज नहीं किए थे। और हमारे वहां के जो नेता होता है सब देखते ही हो, कोरोना वोरोना आया था, सब पूरा खूब सैलरी लिए हैं सब। लेकिन ये कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में इतना ज्यादा अपना योगदान दिया और एक पैसा नहीं दिया? सर बी एन राव। ये आईसीएस रैंक के अधिकारी थे। वर्तमान का जो आईएएस देखते हैं उसमें आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस, और इनका पोस्टिंग कहां था? बर्मा में था। तो बर्मा को जब 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अलग किया गया तो 1937 में इन्होंने बर्मा का संविधान तैयार कर दिया, और आज भी बर्मा वाले इनके संविधान बनाए हुए संविधान का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए चूंकि ये एक देश का संविधान बना चुके थे, इसलिए इन्हें हमने संवैधानिक सलाहकार बनाया था, सर बी एन राव को। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। संविधान को अगर देखें तो हम आपको बताएं हैं कि 8 अनुसूचियां पहले थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग है गणना की दृष्टि से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वर्तमान में देखा जाए तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में आप देखेंगे तो राज्य एवं संघ शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है। भारत में कितने राज्य हैं ये कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान वाला भी राज्य ले लेंगे? नहीं ना। इन सारे राज्यों का नाम, उनका गठन का वर्ष और उनका क्षेत्र, यानी कि उनका क्षेत्र सीमा का निर्धारण, ये किस अनुसूची में लिखा गया? अनुसूची 1 में लिखा गया। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 प्लस 8 राज्य हैं। समझा ना? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, और इन सभी राज्यों के नाम और क्षेत्र सीमा और गठन का जो क्या कहते हैं उल्लेख है वो अनुसूची 1 में किया गया। अनुसूची 2 में 2 नंबर से आदमी पैसा ज्यादा कमाता है, यानी जितने नेता नगारा हैं सब, जितने मंत्री संतरी नेता हैं सब, सबका वेतन पेंशन भत्ता वो सब अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 3 की बात किया जाए तो 3 शब्द आएगा शपथ, ठीक है, 3 अक्षर आएगा शपथ, शपथ। तीसरी अनुसूची से शपथ। तो अब देखेंगे संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, सीएजी के शपथ का प्रावधान है। ठीक ना, संसद के जितने भी मंत्री हैं, सदस्य हैं, ठीक ना, राज्य स्तर के जितने मंत्री हैं, विधायक हो गए, ठीक ना, राज्य स्तर के जितने विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक ना, उनके शपथ का प्रावधान ये सारा अनुसूची 3 में दिया गया। एक बात याद रखेंगे, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत अच्छे अच्छे लोग गलत करके आते हैं, पूछा गया राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है? सब तीसरी अनुसूची मार के आता है। बाबू ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है ही नहीं है, वो सब आर्टिकल में दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में दिया गया, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में दिया गया, और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में दिया गया। मैं इधर लिख देता हूं, आप ध्यान देंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक ना। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 में। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 69 में, और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है 159 में, आर्टिकल 159 में इन सब का शपथ का प्रावधान है। बहुत अच्छे अच्छे लोग गलत करके आते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, तो अनुसूची 3 में आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ को छोड़ के बाकी लोगों के शपथ का प्रावधान दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 में और राज्यपाल का 159 में। ठीक है, अच्छा, अनुसूची 4 की बात करें तो आप देखेंगे राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में राज्य से कितने सदस्य आएंगे और केंद्र शासित राज्यों से कितने सदस्य आएंगे। माने राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है कि राज्य से कितनी सीटें रहेंगी और केंद्र शासित राज्य से कितनी सीटें आएंगी, ये दिया गया है राज्य अनुसूची 4 में। ठीक है ना। अनुसूची 5 की बात किया जाए तो SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है ना। SC ST जितने क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जितने क्षेत्र जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाया गया अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कौन सा काम केंद्र सरकार का होगा, कौन सा काम राज्य सरकार का होगा और कौन सा काम ऐसा होगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करे। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक है आपका संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। और हम आपको बताए थे समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो संघ सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन पे केवल संघ सरकार कानून बनाता है, और राज्य सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं कि जिनमें सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाता है। समझ आ रहा है। और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिसपे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है। तो सूचियों का प्रावधान पूछेगा तो आप अनुसूची 7 मार्क के आएंगे। अनुसूची 8 की बात करें तो संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया। वर्तमान में देखेंगे तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने हैं? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूल संविधान में आप देखेंगे ना तो मूल संविधान में 22 भाषा नहीं थे। मूल संविधान में आप 14 भाषा देखेंगे। मैंने जब हमारा संविधान बन के आया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय मात्र अनुसूची 8 में आप देखेंगे तो केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन धीरे धीरे हमने संशोधन करके उसमें बहुत सारे नई नई भाषाएं शामिल की हैं, जैसे नेपाली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया, कोंकणी हो गया। इन सब भाषाओं को हमने शामिल करके 22 भाषाएं बना दी हैं। तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं? 12। अच्छा ठीक है, अनुसूची 9 की बात करें तो अनुसूची 9 को पहली बात तो 51वां संविधान पहला संविधान संशोधन 1951 में इसे शामिल किया गया था। ठीक ना। संपत्ति को लेकर के इसे शामिल किया गया था। अनुसूची 9 में यह लिखा गया है कि संपत्ति से संबंधित जो भी नियम कानून है वो अनुसूची 9 में शामिल किए गए हैं। और अनुसूची 9 में जिस भी विषय को शामिल कर दिया जाएगा उसको लेकर के कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। यानी अनुसूची 9 में जो भी विषय शामिल कर दिए जाएंगे वो न्यायालय द्वारा वाद्य योग्य नहीं होगा। समझ आ रहा ना। अनुसूची 10 की बात करें तो दल बदलू लोग होते हैं। जैसे हमारे बिहार में अभी चल रहा है नीतीश कुमार, बहुत गजब का आदमी है यार नीतीश कुमार। वो ऐसा आदमी जब से हम होश संभाले तब से उसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता ताकि अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बन सके। गजब उसका नेचर हो गया। ठीक है ना। तो दल बदलू लोग होते हैं, किसी दल से चुनाव लड़ते हैं फिर बाद में दूसरे दल में बदल जाते हैं, दल में चले जाते हैं। समझा ना। तो दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया अनुसूची 10 में। इसे जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था? दल बदल से संबंधित नियम कानून लाया था। अगर किसी व्यक्ति को दल बदल करना है तो कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को दिया गया अनुसूची 9 में। ठीक है। अनुसूची 11 की बात किया जाए तो यह जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993। 2 संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन, एक होता है 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों एक ही साल हुआ है, 1993 में ही हुआ है। समझ रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 जुड़ी गई और 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 जुड़ी गई। और अनुसूची 11 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया, उनके अधिकारों की बात की गई है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पे काम करने का अधिकार दिया गया।
और 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर निगम को प्रावधान दिया गया 18 विषयों पे वो काम कर सकता है, यानी 18 विषयों पे वो अपना नियम कानून बना सकता है। समझ आ रहा ना? तो ये रही आपकी अनुसूचियां। अब बच रहा है हमारे पास संविधान का भाग। अब देखेंगे भाग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे संविधान के भाग। संविधान का भाग देखा जाए तो मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से 22 ही भाग हैं, लेकिन अगर गिनेंगे ना तो 25 आएंगे। गिन के देखते हैं कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अरे तरीके 26 भाग आ गया। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे। 26 भाग, देखिए ये गिनती में 26 भाग आए, लेकिन आपको ध्यान देना है भाग 7 नहीं है। ये जो भाग 7 है ना, अब वर्तमान में नहीं है। इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो इसलिए 7वां भाग नहीं है। तो 26 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो गणना की दृष्टि से यानी कि गिनती की दृष्टि से 25 भाग हैं, लेकिन मूल रूप से कितने भाग हैं, मूल रूप से 22 भाग ही हैं। समझाया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, भाग 7 में जानते क्या, भाग ख के राज्य थे। जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा, भाग 1 पढ़ाऊंगा, तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जितने भी प्रकार के आप राज्य देख रहे हैं ना, उस समय की बात करें, जितने प्रकार के राज्य थे उनको 4 भागों में बांटा गया था। भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, भाग ग के राज्य, भाग घ के राज्य। तो भाग क के राज्य में बड़े बड़े क्या आते थे आपके, ब्रिटिशों द्वारा जो क्या राज्य जो घोषित किया गया था वो आते थे। समझ रहे ना? अब भाग ख के राज्य में बड़े बड़े देशी रियासत आते थे, तो इसलिए भाग ख के राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। और जब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो इस भाग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो 4 प्रकार के राज्य थे उनको सबको मिला करके 2 प्रकार के राज्यों में बदल दिया गया, एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य। समझ ना? पहले 4 प्रकार का राज्य था, अब 2 प्रकार के राज्य हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य। और हुआ कब, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इसका क्या काम, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो गणना की दृष्टि से 25, मूल रूप से 22 भाग। इंपोर्टेंट कौन कौन सा भाग आपको याद रखना है, भाग 1 आपको पढ़ना है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आएंगे, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल पढ़ना है। भाग 2 में पढ़ेंगे नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में पढ़ेंगे हम लोग मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फिर भाग 4 में पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट सोशल पॉलिसी। समझ ना? यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना? ये राज्यों के लिए प्रावधान किया गया, इसमें बहुत सारे कानून है। ठीक है ना? कानून नहीं मतलब बहुत सारे अधिकार दिए गए राज्यों को कि क्या क्या राज्य कर सकता है। तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक ना? 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक नया आर्टिकल जोड़ा, एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का क, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा गया 51A में। फिर भाग 5 आपको याद रखना है, भाग 6 याद रखना है। फिर आपको ये नगर पालिका याद रखना है, फिर नगर पंचायत। फिर आपको याद रखना है ये भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जितने भी लोक सेवाएं आते हैं, यूपीएससी जो आता है, पीसीएस आता है, ये सब इसमें दिया गया है। निर्वाचन आपको याद रखना है, निर्वाचन किस भाग में है, तो आपका 15 में है, 324 से 329 के क के बीच में आएगा। फिर राजभाषा, राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में दिया गया, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच पढ़ेंगे। फिर आपात उपबंध 352 से 360, 3 राष्ट्रीय आपातकाल है, 352, 356 और 360। संविधान संशोधन 368, ये आपको याद रखना है। फिर 22 में कुछ है नहीं, संविधान का हमारा नाम क्या है, ये नाम लिखा गया भाग 22 में। आपके देखेंगे 393 से 395, एक 393 आर्टिकल आएगा, 394, 395। 393 हमारे संविधान का नाम है, प्रारंभ है, कब से स्टार्ट होता है, उसकी तिथि का उल्लेख है। ठीक ना? और हिंदी में क्या क्या प्रावधान किया गया, उसका निरसन क्या है, सारा चीज भाग 22 में दिया गया। समझ आ रहा ना? तो ये भाग है, आपको जो जो मैं बताया वो आपको याद रखना है। ठीक ना? कौन सा प्रावधान किस भाग में है। ठीक है, तो ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।